हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी भावी शिक्षकों का अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। यदि आप सी टेट, के बी एस, सुपर टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और हम इसमें बात करेंगे सी टेट सभी एग्जामों के लिए जो कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट होती है, उसमें बात करेंगे। ये हमारा 7वां सेशन है और यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है जो कि रोज़ सुबह 6:30 बजे होती है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के लिए बनाया गया है और आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम और आप मिलकर के एक एक ईंट जोड़ेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे या फिर उनके संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या फिर यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विभिन्नता का नियम है उसके अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि मान लीजिए ये मान लीजिए ये मदर फादर हैं, ठीक है, और जो इनका बच्चा हो रहा है वो भी इनकी तरह तेज होगा, ऐसा संभव नहीं है। जो कि नियम है किसका? विभिन्नता का, उनमें अंतर तो आना ही आना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्ख यानी कि मूढ़ यानी कि कम बुद्धिमान माता पिता हों, उनके बच्चे काफ़ी तेज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। रोसा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया था? इन क्वेश्चन को हमने देखा था कल ही। तो इसका क्या था? हरमन रोसा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, बी ने, हावर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह दिया था हावर्ड गार्डनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूल ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी ग्रंथि है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसका आंसर पीयूष ग्रंथि है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। यानी कि इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। यह क्या करती है? इसका काम क्या है? जो अन्य ग्रंथियाँ होती हैं उस पर यह अपना नियंत्रण स्थापित करती है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि इन किसी भी ऑप्शन में है नहीं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर एडलर? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन हैं? ये हैं थॉर्नडाइक। सी ऑप्शन करेक्ट है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य व 5 इसके सहायक नियम दिए हैं। जो 3 मुख्य नियम है वो जान लीजिए। पहला है अभ्यास का नियम। पहला क्या है? एक तो है अभ्यास का नियम, और ये नोट कर लीजिएगा जो 3 इसके मुख्य नियम हैं। और दूसरा है प्रभाव का नियम, ये आपको सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रभाव का नियम। और तीसरा है तत्परता का नियम। ये उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 जो है इसके सहायक नियम दिए, जिसे वो गौण नियम भी बोलते हैं। तो ये 3 नियम आपको याद रखना है, कभी पूछ ले। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम, इनमें से कोई अगर पूछ ले ये किसका है तो ये थॉर्नडाइक का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉरलॉक? किसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह जो है स्किनर के अनुसार है कि विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि? तो वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है जिसमें आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होती है। तो यह निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण,
परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो मानसिक की जो विकास है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तीनों हैं, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। यानी कि जो मानसिक विकास है उसको तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन सी रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या फिर टाइफाइड। तो मलेरिया आपको पता है, मलेरिया, फाइलेरिया और टाइफाइड ये बीमारी हैं जो कि फिजिकली होती हैं, लेकिन जो डिसलेक्सिया है यह एक मेंटली बीमारी है। यानी कि उसमें क्या होता है, पढ़ने और लिखने में अक्षमता होती है। यानी कि सी को डी पढ़ रहा है और डी को सी पढ़ रहा है तो वो किससे ग्रसित है? वह ग्रसित है डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहीं आपको लगे हाथ कमेंट करना है कि लिखने में जो अक्षम होते हैं या फिर लिखने में जो परेशानी महसूस करते हैं वह किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं या फिर 6 अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार पूछ रहा है संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो यह हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। उदाहरण दिखाता है किसका? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का या फिर वस्तु का दर्शन। यानी कि एक बच्ची है जो जानती तो कि चिड़िया उड़ती हैं लेकिन वह कभी देखी नहीं थी और उसने अचानक पतंग देख लिया। उसने क्या कहा कि देखो चिड़िया कैसी दिखती है या फिर कैसी उड़ रही है। यह किसका एक सम्मिश्रण है या फिर सम्मेलन है? किसको ये दिखाता है? यह दिखाता है सम्मेलन को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए इसको समझते हैं। जब दो वस्तुओं में अंतर न कर पाना क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 वस्तु हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाना क्या है? सम्मिलन है। इसलिए बच्ची सभी उड़ने वाली वस्तुओं को क्या समझती है? चिड़िया समझती है। यानी कि वो 2 वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रही, चिड़िया और पतंग में। यही तो है सम्मिलन। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखकर। तो आपको पता है, ये सभी लोग जानते होंगे, यदि आप सीखते हैं रटकर तो आप भूल जाएंगे। सुनकर भी सीखते हैं तब भी आपको संभावना है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन यदि आप समझ लेते हैं तो उसको जल्दी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। 28 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। यानी कि किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या फिर लैटिन स्कूल। तो किसके विकास में महत्वपूर्ण का भूमिका था? किंडरगार्टन स्कूल का। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप यूकेजी और एलकेजी यूकेजी आप जानते हैं, वो इन्हीं की देन थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एलकेजी को बोलते हैं लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी को बोलते हैं अपर किंडरगार्टन। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। या फिर डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? होगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका मूल्यांकन होता है, ये भी होता है, और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी होता है, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। यानी कि क्या है? ये तीनों करेक्ट है। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह 6:30 बजे मिलिए और देखिए और अपने आप को आंकिए कितना आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और जहाँ भी आपका सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको बताना है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? इंदिरा गति अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या फिर औपचारिक संक्रिया अवस्था से। तो किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं जीन पियाजे की। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा है? यह है संवेदी पेशीय अवस्था। पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर काल, जिसे हम 2 से 7 वर्ष के बीच में मानते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर के लिए है। तो ये 4 इनकी अवस्थाएं हैं, इनको भी आपको नोट कर लेना है, ये पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, दैहिक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो कोई भी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि हम नाम कमाएं, और यह किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो यह है आंतरिक अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियों में से आत्मगौरव की भावना मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है तथा इसे सकारात्मक संवेग माना जाता है। यानी कि किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। यह भी क्या है? एक जो है मूल प्रवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने, यानी कि किसने किया था? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? वह किया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत को दिया था या फिर किससे रिलेटेड है? यह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। कौन सा सीखने का नियम नहीं है, यह पूछा गया है। तो जो तनाव का नियम है यही है सीखने का नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है और अभ्यास का नियम भी है। चलिए, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। कौन सा होगा? इसमें डी हो जाएगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा प्रश्न व खेल। कौन सा नहीं है? यह दत्त कार्य नहीं है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलॉव या फिर वुडवर्थ ने। बात हो जा रही है सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो यह कोहलर हैं। बी ऑप्शन सही है। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो यह क्या है? यह सीखना है। यानी कि कार्य को कार्य करना, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? यह सीखना है। सी विल बी राइट। बहुत लोग प्रेरणा मानते होंगे लेकिन सीखना है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमसे कम त्रुटि हो या फिर हमको याद रहे, यानी कि विस्मृति यानी कि भूलना कम करने का उपाय क्या है? बार बार पढ़ना, रिवीजन करना ही क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति है। इसी से आपको आसानी से याद रहेगा। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय किसका प्रकार है? यह जो है संवेग का एक प्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास,
विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। या फिर डी है विशेष बालकों के लिए नैतिक आचरण को उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। ये भी गलत है और डायरेक्ट ये बच्चे पे हमला कर रहा है, इस तरह से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या, क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन अनिवार्य रूप से एक तरह से क्या है, चिंतन जो है मनोगतिक प्रक्रिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने, कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिगर ने या फिर हेनरी गेडार्ड ने। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था, यह दिया है कुर्ट लेविन ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से। किससे जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है किशोरावस्था से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेते हैं। तो जो समावेशी विद्यालय वह विद्यालय है, बात करते हैं इसमें समावेशी विद्यालय का। तो जो समावेशी विद्यालय होता है वह विद्यालय है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। उनके अंदर समानता, आत्मसम्मान, नैतिक आचरण आदि सभी गुणों का विकास किया जाता है। कहाँ पे, जो समावेशी विद्यालय होते हैं। तो इस तरह से ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब